नमस्कार। गुनगुनाती धूप के साथ चाय की चुस्कियों के साथ हाजिर है हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी और आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर पूरे 9 बजे तक आप रहेंगे मेरे साथ। ढेर सारे एंटरटेनमेंट के साथ ही होंगी आवश्यक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएंगी। आज बहुत कुछ खास है इस कार्यक्रम हमारे नमस्कार एमपी में और आप भी रहेंगे हमारे साथ। तो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। जी हाँ, हमारा एसटीडी कोड है 0755 और हमारा फ़ोन नंबर है 2660049 और साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है आज का पंचांग। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि आज विक्रम संवत 2080 के माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, यानी 12 फरवरी 2024 और दिन है सोमवार का। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जिनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। कहते हैं कि एक विचार पूरे दिन को तरोताज़ा कर देता है और हमें सोचने समझने के लिए प्रेरित भी करता है। तो चलते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। जी हाँ, हम अपने आप को इतना सशक्त कर सकते हैं ताकि कोई भी विपत्ति हमको डिगा ना सके और हमें अपना जीवन भी ऐसे ही जीना चाहिए। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के इतिहास की तरफ। तो आपको बताना चाहेंगे आज के इतिहास में, भारत के इतिहास के पन्नों में 12 फरवरी की जो घटनाएं हैं बहुत खास हैं। तो उसमें आज क्या दर्ज है। सन 1742 की बात करें तो महान मराठा दिग्गज नाना फडणवीस का जन्म हुआ था। वहीं 1809 में ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का भी जन्म हुआ था और 1809 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भी जन्म हुआ था। वहीं 1922 की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया था। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या की गई थी और उनकी मृत्यु के 13वें दिन आज ही यानी 12 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियों को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग पवित्र सरोवरों में विसर्जित करा गया था। एक कलश को इलाहाबाद में गंगा नदी में भी प्रभावित किया गया था। और अब बात करते हैं 1975 की। भारत को चेचक से मुक्त देश आज के ही दिन घोषित किया गया था। वहीं 2013 में उत्तर कोरिया ने तीसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। आपको बता दें कि भारत में हर साल 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। तो ये तो था हमारा आज का इतिहास और अब हम आते हैं कि कौन विशेषज्ञ आज हमारे साथ होंगे और हमारा विषय आज का कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस नेहा तिवारी, मिसेस सेंट्रल इंडिया है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारा आज का इस कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और विशाल जी से हम बात करेंगे, हमारा विषय रहेगा स्वस्थ बच्चे मुस्कुराता बचपन। वहीं नेहा तिवारी जी से हम बात करेंगे कि महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाता मॉडलिंग का क्षेत्र। तो एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो नेहा जी, सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो आपसे ही है, क्योंकि आप हमारे भारत के लिए भारत को गौरवान्वित कर रही हैं, भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो आपने इस क्षेत्र की जो आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है, कैसे शुरुआत की आपने? एक्चुअली मैंने इसके पहले मिसेस मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेट किया था जी। वहाँ मैं सेकंड रनर अप रही, बट मुझे क्राउन चाहिए था, मुझे जीतना था। तो मैंने मिसेस सेंट्रल इंडिया के लिए भी तैयारी की, तो मैं वहाँ विनर हुई। तो वहाँ के जो हमारे मेंटर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको मिसेस यूनिवर्स में जाना चाहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनके सजेशन पे मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया
और अभी तो इंडिया से फ़िलहाल मैं ही हूँ, मध्य प्रदेश से भी मैं ही हूँ, और शायद आगे कोई कुछ लोग और भी आएँ, बट अभी मैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और उम्मीद है कि मैं भारत का नाम रोशन कर सकूँ। बिल्कुल, तो यानी आप 2022 में मिसेस एमपी रनर अप रही हैं, 2023 में मिसेस सेंट्रल इंडिया रही हैं और अभी आप 24 में कोरिया में होने वाले मिसेस यूनिवर्स में आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बहुत ही बढ़िया। आप पर आते हैं विशाल जी और आपसे पूछते हैं कि आजकल मौसम जो है कभी सर्द हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, सर्दियाँ तो चल ही रही हैं, लेकिन हल्का हल्का कभी कभी धूप और गर्मी का भी एहसास हो रहा है। तो इस मौसम में बच्चों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, तो कैसे रखा जाए बच्चों का ख्याल? जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। इस बार मौसम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो बच्चों में काफ़ी वायरसेस का इन्फेक्शन भी चल रहा है। सर्दी खांसी वाले जो वायरसेस हैं, बच्चों को तेज़ बुखार आ रहा है। तो इन सब से बचाव का तरीका है कि हम अपने बच्चों को जो भी दूसरे बच्चे हैं जो जिनको सिम्टम्स हैं ये वाले सर्दी खांसी बुखार, उनसे थोड़ा सा दूर रखें। दूसरा है उनकी डाइट, उनका जो खान पान है उसको सही रखें, क्योंकि सही खान पान से ही सही इम्यूनिटी आती है जी। तो खान पान सही रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जब अगर हमारे बच्चे को ये मौसमी बुखार या मौसमी सर्दी खांसी पकड़ रही है तो सबसे ज़रूरी है कि हम उनको पानी पिलाते रहें। जी बिल्कुल, पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो वो खाना नहीं खाएगा, उसको खाने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे ज़रूरी है पानी। तो आप पानी पिलाते रहेंगे तो वो 2-3 दिन जो परेशानी वाले हैं वो निकल जाएंगे जी। और एक बार वो निकल गए, तीसरे दिन बाद सब चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती हैं। जी, क्योंकि सीजन ऐसा रहता है कि बच्चे पानी सबसे कम मात्रा में पीते हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसमें ये भी है कि हम एज अ पेरेंट ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा खा नहीं रहा है ना। खाना इज सेकेंडरी। जब ये इन्फेक्शंस होते हैं जो वायरल हैं तो इनमें पानी पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाना नहीं खाए चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत खिला दीजिए, लेकिन पानी नहीं पिएगा तो शरीर में पानी की कमी अगर हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पानी पे एम्फेसिस हमें ज़्यादा देना है, पानी पे महत्व ज़्यादा देना है। अच्छा, नहीं बिल्कुल, क्योंकि अक्सर माता पिता इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, उसकी सेहत नहीं बन रही है, और वहीं कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों के ओवरवेट से भी परेशान होते हैं विशाल जी। जी, अब ये ओवरवेट एक नई समस्या आ रही है। मतलब लास्ट अपन देख लें तो 5-8 ईयर्स से बहुत बढ़ गई है, ठीक है। अब इसका मुख्यतः कारण है अपनी लाइफस्टाइल, बच्चों की लाइफस्टाइल, और जो फास्ट फूड आ गए हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये वाली डाइट बच्चों में बहुत हो गई है। इवन मैंने देखा है कि हम 1.5-2 साल से बच्चों को इस डाइट पे डाल रहे हैं। बिल्कुल। ये वाला खान पान चालू हो गया है। तो ओबेसिटी उभर के बहुत ज़्यादा आ रही है जी। और जो मोटापा है, ओबेसिटी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है बॉडी को। नुकसान कैसे कि आगे जाके यही चीज़, जो ये लाइफस्टाइल है, जो ये खान पान है, यही जाके हम लोगों को, जैसे जब बच्चा हमारा बड़ा होगा तो डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम्स, ये सब शुरू हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है। फास्ट फूड बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा कारण है। मैं तो अपने जो क्लिनिक हैं उनमें बोलता हूँ कि आप ये सब खान पान से बच्चों को दूर करिए, घर के खाने पे वापस आइए। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये इससे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। हम कंटिन्यू बात जारी रखेंगे अपनी। नेहा जी, आप मतलब मिसेस एमपी होना या मिस होके कुछ आगे करना तो एक थोड़ा सा सरल रहता है, लेकिन मिसेस जब हम बन जाते हैं उसके बाद दायित्व हमारे और बढ़ जाते हैं, घर परिवार बच्चे, और उसमें इस तरह की फील्ड को चुनना जिसमें चैलेंजेस काफ़ी होते हैं। तो किस तरह से आपको कैसे प्रेरणा मिली और आप कैसे क्षेत्र में आपका आना हुआ? एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ घर से बाहर निकलना, और जो हमारी ट्रेनिंग होती है 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें हमको घर नहीं जाने मिलता, सीधे रात में ही जाने के लिए मिलता है। तो बट बोलते हैं कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो आपको कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं इतनी प्यारी फोटोज़ और आपके अचीवमेंट्स की हम देख रहे हैं। जी
तो जब मैंने मेरे पति को और मेरे बच्चों के सामने बताया कि मुझे इस वाली फील्ड में जाना है, मुझे भी कुछ अपना नाम कमाना है हाउस वाइफ से हटके, तो सबसे पहले सपोर्ट मेरे बेटे ने ही किया था, क्योंकि उनको लगा था कि उनकी मम्मा एक रोल मॉडल बनने वाली है जी। तो पहला सपोर्ट मेरे बड़े बेटे का ही था। मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया है। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो बच्चों को पता है कि अगर मम्मा कहीं जा रही है तो पापा मेरा ख्याल रखने वाले हैं, अगर पापा कहीं जा रहे हैं तो मम्मी ख्याल रख रही है, तो बच्चे कोऑपरेट कर लेते हैं। और पति ने उनको ऐसे हैबिट डाल के रखी है कि मम्मा अगर जा रही है तो जो भी है पापा घर में है, पापा हेल्प कर रहे हैं, तो अभी भी घर में वही है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का कि अगर परिवार का सपोर्ट हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपने क्षेत्र में अपना मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। नेहा जी, आपने कैसे सोचा? बहुत सारी फील्ड हैं आगे बढ़ने की और हम करियर बनाने की, लेकिन मिसेस या इस तरह की मॉडलिंग की फील्ड में कैसे विचार बना आपका? एक्चुअली आफ्टर मैरिज मुझे कुछ जॉब करना था जी, बट बच्चा हुआ नहीं पॉसिबल था। मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ डिफरेंट करो, जॉब सारे लोग करते हैं, तुम अपने सपने पूरा करो, कुछ तो डिफरेंट करो। तो मैंने ऐड दिखा मॉडलिंग का, पेजेंट का, जहाँ पे जिसके बारे में मैंने सारी जानकारी ली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे अगर मैं जीतती हूँ तो काफ़ी सारा नाम मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है। तो जब हस्बैंड से शेयर किया तो उन्होंने भी बोला कि यस यू गो, यू कैन डू इट। मैंने पार्टिसिपेट किया। मिसेस मध्य प्रदेश जीतने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि हाँ कर सकती हूँ। अब मैं अभी इस फील्ड में आगे जा रही हूँ। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है और आगे के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की आपके साथ रहेंगी। विशाल जी, हम बात कर रहे थे बच्चों की और बात कर रहे थे खान पान से जुड़ी। बच्चों में एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टीकाकरण की। पेरेंट्स भी हमेशा चिंतित रहते हैं और कोविड जैसी बीमारी से भी हमारा देश उभर कर बाहर आया है, तो टीकाकरण के बारे में भी बच्चों में किस प्रकार से होता है, हम जानना चाहेंगे। जी, टीकाकरण बच्चों में सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत पूरे इंडिया में टीकाकरण बच्चों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और टीके होते हैं जिन्हें हम अतिरिक्त टीके बोलते हैं, तो वो भी पेरेंट्स लगवा सकते हैं, जैसे टाइफॉइड हो गया और फ्लू का टीका हो गया, क्योंकि फ्लू का ही सीज़न चल रहा है ये ठंड वाला। तो इसके अतिरिक्त कुछ और टीके हैं जो अगर पेरेंट्स चाहें तो प्राइवेट क्लिनिक्स पे ले सकते हैं। बाकी बात करें एक इम्पॉर्टेंट टीकाकरण की जो बहुत महत्वपूर्ण है अभी इस समय, वो चल रहा है जैपनीज़ एनकेफ्लाइटिस वैक्सीन। तो जापानी मस्तिष्क ज्वर जो मच्छर के काटने से होता है। अच्छा जी। अभी अगले माह से ही, जो मार्च से 1 तारीख से जो भारत सरकार है, तो वो मध्य प्रदेश में इसका पूरे बच्चों को 1 साल से 15 साल तक के बच्चों को टीकाकरण चालू कर रही है। 2.5 लाख तक बच्चे इसमें टीकाकरण में अंकित होंगे और उनको टीकाकरण दिया जाएगा। तो ये मस्तिष्क ज्वर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चों को 1-2 दिन में ही बच्चे बेहोश होने लगते हैं। तेज बुखार आता है, झटके भी आते हैं और बेहोश होने लगते हैं। और ये भारत में बहुत ही ज़्यादा स्तर पर फैला हुआ है जी। अभी उत्तर प्रदेश ने भी इसका टीकाकरण बहुत तेजी से चालू किया, तो वहाँ काफ़ी कम हो गया है। अब हमारे मध्य प्रदेश की बारी आई है कि हम ये टीकाकरण शुरू करें। तो सरकार इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के स्टेप्स ले रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स को कि इसका टीकाकरण ज़रूर करवाएं। बिल्कुल कोशिश करें कि इस सरकार के प्रोग्राम के तहत ही हो जाए, वरना आप प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी जाके करवा सकते हैं। इसके टीके बहुत महंगे भी नहीं है और बहुत ही फायदेमंद है। बिल्कुल, चलिए हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कि कौन से टीके लगवाने चाहिए। नेहा जी, आपसे बात करते हैं हम। नेहा जी, आपने बताया कि किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपका आना हुआ, लेकिन सबसे बड़ी इस फील्ड की चुनौतियाँ कौन सी थी? क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? क्या क्या परेशानी आई? पहली चुनौती तो घर से बाहर निकलना ही है किसी भी महिला के लिए। उसके बाद आप बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे आप उनको घर में छोड़ के जा रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एक मध्य प्रदेश के काफ़ी छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, टीकमगढ़ से, तो मुझे इतना एक्सपोजर नहीं मिला, तो मुझे थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ा है। बाकी फिर जब मैं इस फील्ड में गई तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लग गई हैं। और
बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आगे की लाइफ के लिए। जी। तो यानी चुनौतियों का जो सफ़र है वो भी कंटिन्यू है, लेकिन आप उसको पार करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं निरंतर। नेहा जी, अगर महिलाएं इस फील्ड में आने का सोचें या मन बनाएं तो किस तरह से वो तैयारी कर सकती हैं, कितनी फ़ायदेमंद है उनके लिए फील्ड? एक्चुअली अगर मैं हाउस वाइफ की बात करूँ तो बच्चे और परिवार नाते रिश्तेदारों की बात तो शायद वो सोचती हैं कि उनकी कोई लाइफ नहीं है, और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी आजकल बहुत हो रहा है, डिप्रेशन में आती हैं। तो मुझे लगता है किसी भी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना डिप्रेशन से निकलने का एक बहुत अच्छा जरिया है, ये ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और बिल्कुल वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, आपके उठने बैठने बात करने का तरीका, आपकी पूरा व्यक्तित्व निखारा जाता है वहाँ पे। तो आप पेजेंट में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपने डिप्रेशन को दूर कीजिए और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जी। कई महिलाएं रहती हैं क्योंकि अपने रूटीन वर्क के कारण या अपनी लाइफ के कारण, दिनचर्या के कारण अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाती। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से अपना ख्याल रखें? एक्चुअली अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको पूरे समाज को, एक तरीके से कहा जाए परिवार के बाद समाज ही आता है, उसको संभालना होता है जी। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना नहीं ख्याल रखेंगे तो बच्चों का नहीं रख पाएंगे, पति का नहीं रख पाएंगे, फिर आप आपकी जो फैमिली है उसका भी नहीं रख पाएंगे। तो आप अपने रूटीन में योगा तो प्लीज़ शामिल कीजिए, मेडिटेशन भी शामिल कीजिए। मैं करती हूँ, आप सबको करना चाहिए, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके का आजकल लाइफस्टाइल हो रहा है, खान पान हो रहा है, तो खुद को तो मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो महिलाएं वो आपको देख रही होंगी तो ये टिप्स उनके ज़रूर काम आएगा, उसको ज़रूर फॉलो करेंगी। विशाल जी, हम बात कर रहे थे टीके की, कि बच्चों में किस तरह से टीकाकरण करवाया जाए, तो क्या एज तक बच्चों में टीकाकरण की जो आयु रहती है? जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है सरकार का, उसमें हम 1 से 15 साल 16 साल तक टीकाकरण करते हैं जी। तो वो 6 हफ्ते, बच्चा जब 6 हफ्ते का होता है उससे शुरुआत होती है और उसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं टीके। और हर बच्चे को टीका सरकारी केंद्र पर ज़रूर लगवाना चाहिए, और टीका मिस हो जाने से कोई फ़र्क नहीं है। अगर मिस हो जाता है तो आप अगला जब भी याद आया टीका ज़रूर लगवाएं, पर छोड़े ना कोई भी टीका। तो ये सरकार का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा और असरदार है जी। तो टीकाकरण का क्रम शुरू से होकर 15 साल तक 16 साल तक चलता है जी। बिल्कुल, अगर डॉक्टर साहब किसी को ध्यान ना रहे कि कौन सा टीका लग चुका है, कौन सा ही वैसे डिटेल रखते हैं क्या, या कौन सा लगवाने, कहीं ऐसी जानकारी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पेरेंट्स? जी, इसके लिए जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये हर ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। आप इसका एक चार्ट जो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, वो अपने मोबाइल में या उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। बाकी जिस भी केंद्र पर टीका लगता है वहाँ आपको एक डायरी दी जाती है। अच्छा। उस डायरी में सारा टीकाकरण का विवरण होता है, कब लगना है, अगली कौन सी तारीख है। तो उसको हमको हमेशा अपने साथ रख के बार बार उसमें कब हमारी अगली डेट आ रही है टीकाकरण की, ये हमें देखते रहना है। बिल्कुल। तो इससे आपका टीकाकरण सुचारू रूप से चलता रहेगा। जी बिल्कुल सही बात है, सभी को ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का और बच्चों का विशेष तौर पर। नेहा जी, जैसे हम बात कर रहे थे आपकी फील्ड की, अभी बहुत सारे कोर्सेज भी ऐसे आ गए हैं कि महिलाएं ट्रेनिंग भी ले रही हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन अगर अपने आप से इन चीज़ों की तैयारी करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी जी काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो जहाँ पे आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, और बहुत तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको वॉक आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं इनसे आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। और यही सारी चीज़ें पेजेंट विनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जी बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया का जो अभी बहुत ज़्यादा प्रभावशील है और लोग दिन रात सोशल मीडिया पर रहते हैं,
क्या उन पे कुछ जो टिप्स और बहुत सारी जानकारी मिलती है वो इस फील्ड के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती बहुत है? ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि पहले तो जो ऑडिशन हुआ करते थे वो ऑफलाइन हुआ कर सकते थे, होते थे, बट अभी जो ऑडिशन होते हैं वो सारे ऑनलाइन ही होते हैं जी। तो सोशल मीडिया का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है हर सारे क्षेत्र में, ना सिर्फ पेजेंट में। और काफ़ी सारी जानकारियाँ रहती हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज रहते हैं, तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी पेजेंट्स होते हैं, मैंने कई पेजेंट्स देखे हैं जो ऑनलाइन होते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप बिल्कुल सीख सकते हैं जो जी भी आप जी जी। सीखना चाहें। आप जब कोविड का दौर भी इस बीच में रहा, जब आपकी जर्नी चल रही थी, उस समय फिर आपका क्या रूटीन था और किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया? रूटीन तो वही था जो मैं रखती हूँ। मुझे व्यायाम में वॉक ज़्यादा पसंद है, तो मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम ही रहता है। तो उस टाइम पे मेरी तैयारियां शुरू हो, मन बना लिया था कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो उस टाइम पे मेरी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, थोड़ा सा खुद को निखारने में, खुद की स्किन, बोलने का तरीका और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो तैयारी तो मेरी कोरोना टाइम से ही शुरू हो चुकी थी। जी। नेहा जी, एक और बहुत बढ़िया सवाल आपसे, अगर नेहा जी मिसेस यूनिवर्स या इसके लिए नहीं जाती तो नेहा जी का सेकंड करियर ऑप्शन क्या होता? मिसेस यूनिवर्स नहीं जाती तो जी, या इस फील्ड में नहीं आना एक्चुअली होता मैं आपका? काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाने का हमारा काम है, गौरी फाउंडेशन के नाम से हमारी सोसाइटी है। सेकंड, मैं शूटिंग भी सीख रही हूँ। शूटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरे पति ने बोला तो कुछ हटके करो, तो पेजेंट भी है, सोशल वर्क भी है, शूटिंग भी सीख रही हूँ। मल्टी टैलेंटेड है आप, बहुत सारी चीज़ें लेके साथ चल रही हैं। जी। तो इसके बाद जब मैं मिसेस यूनिवर्स से लौट के आऊँगी तो मुझे शूटिंग में भी जाना है, नेशनल इंटरनेशनल सारे जितने भी प्रतियोगिताएं होंगी उन सभी में मैं जाना चाहूँगी। और सोशल वर्क तो मेरा चल ही रहा है, तो इसके बाद मैं महिलाओं के लिए तो काम कर ही रही हूँ, पर मुझे पुरुषों के लिए भी काम करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 60% महिलाएं घरेलू हिंसा से परेशान है तो 40% पुरुष भी परेशान है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है जो मैं पुरुषों के लिए लेना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि नेहा जी गौरी फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं और किस तरह से महिला बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, उनसे आगे जानेंगे। जब तक विशाल जी से बात करते हैं। विशाल जी, बच्चों में हाइजीन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है आजकल। साफ़ सफाई का जिस तरह से कोविड के टाइम पे शिक्षा दी गई थी, आपको बार बार हाथ धोते रहना है, ध्यान रखना है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर से जो है बच्चे केयरलेस हो रहे हैं या पेरेंट्स भी बहुत ध्यान नहीं देते। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाइजीन एक ऐसा विषय है बच्चों में जिसके बिना उनका आगे बीमारियों से बचना बड़ा मुश्किल है। जी। तो हम एज अ पेरेंट हमको ये कोशिश हमेशा करते रहना है कि हम अपने बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। और हाथ धोने से क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि खाना खाते समय ज़्यादातर इलनेसेस जो दस्त लगते हैं बच्चों को, जो पेट दर्द होते हैं, तो खाना खाते समय अगर हम हाथ नहीं धोते, हमारा बच्चा हाथ नहीं धोता, तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाथ धोने के भी कुछ तरीके होते हैं, हैंड वॉशिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो अब एज अ डॉक्टर तो हम लोग धोते ही हैं, बट एक जनरल पब्लिक को भी आने चाहिए कि 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग क्या होते हैं, जिसमें हम आगे अपनी हथेलियों को, फिर पीछे, उसके बाद हम उंगलियों को स्टेप बाय स्टेप वाइज हैं, फिर यहाँ की इस साइड की उंगलियों के, उसके बाद थम्स को, और फिर पूरी कलाई को, उसके बाद हम हाथ धोते हैं नॉर्मली। तो एटलीस्ट 6 स्टेप्स नहीं कर पा रहे, पर साबुन लगा के एक बार क्लीन तो हमेशा करना है। ये हैंड हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये शुरू से ही सिखाना ज़रूरी है। जब हमारा बच्चा 1.5 साल के आसपास, 1 साल के आसपास हो जाए तो वो समझने लगता है हाथ, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज अ पेरेंट हम उनके सामने तो धोएं। बिल्कुल कई बार हम ही नहीं करते। स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। हाँ, और ये बहुत तो जरूरी बात कई बार है। हम ही ये चीज भूल जाते हैं, तो बच्चे बेचारे तो भूल ही सकते ना, मतलब तो उन्हें हमारा फर्ज है सिखाना। बिल्कुल। आज स्वच्छता की बात चली रही है, स्वस्थ होने की, तो नेहा जी आपसे भी जानना चाहेंगे, गौरी फाउंडेशन के साथ जुड़कर आप काम कर रही हैं और आपने बताया महिलाओं और बच्चों के लिए, तो किस तरह से इसका वर्किंग पैटर्न रहता है और क्या होता है गौरी फाउंडेशन के तहत? एक्चुअली गौरी फाउंडेशन की जो स्थापना हम लोगों ने 2012 में की थी। मेरे पति ने, मैंने, मेरे फादर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मिलके इसको हम लोगों ने छिंदवाड़ा में शुरू किया, जो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए था, गरीब बच्चों की शिक्षा को लेके था।
मैं भी जाती हूँ वहाँ संभालती हूँ। कोरोना टाइम में मेरा थोड़ा सा बंद हो गया था जाना, बट अभी मैंने वापस से स्टार्ट किया है जी। इसके साथ साथ हम लोग महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटीज़ होती हैं उनमें इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, उनमें महिलाओं को भी बता रहे हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे लेके आ सकते हैं, कैसे कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे उसका प्रचार कर सकते हैं। तो गौरी फाउंडेशन इन दोनों फील्ड में काम कर रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, और सही कहा आपने कि महिलाओं को सशक्त बनाना और बच्चों के लिए काम करना, क्योंकि ये दोनों जो है हमारे भारत का भविष्य है। नेहा जी, हम जानना चाहेंगे चलते चलते कि किस तरह से महिलाएं इस क्षेत्र में, जैसा कि आपने बताया कि करियर बना सकती हैं, आगे आ सकती हैं, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाकर और इस क्षेत्र में अपना पदार्पण कर सकती हैं, उसके लिए एक प्यारा सा संदेश हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे। एक्चुअली जो पेजेंट्स होते हैं, आप जिस दिन उसमें इनरोल करते हैं अपने आप को, उस दिन से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की, है ना। तो फर्स्ट उसके बाद काफ़ी सारी ट्रेनिंग होती हैं, आपकी स्किन को लेके, आपकी बॉडी को लेके काफ़ी सारी ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन। उसके बाद शुरू होता है आपका 4 दिन का प्रोग्राम, जिसमें आपको बहुत सारे तरीके से निखारा जाता है, बोलते हैं ना, तराशा जाता है आपको। तो जब आपको इतनी सारी ट्रेनिंग दी जाती है तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आता है। पेजेंट्स में जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो स्टेज में जाके आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको इतनी खूबसूरती से देना होता है कि आपको विनर घोषित कर दिया जाए। तो 2 उसके जो मेन पार्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो क्वेश्चन आंसर है, दूसरा है अपना इंट्रोडक्शन देना। जी। कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे। तो जब ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हो तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप स्टेज में खड़े होकर बोल रहे होते हैं, जब आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाता है। बिल्कुल सही कहा नेहा जी आपने कि महिलाएं इस क्षेत्र में भी आके अपना करियर बना सकती हैं, और जिस तरह से आपने महिलाओं को टिप्स दिए, निश्चित रूप से वो इस चीज़ को मानेंगी और इस फील्ड में आने की इच्छुक हैं तो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका हमारे इस शो नमस्कार एमपी में आने के लिए। और बात जब खूबसूरती की चली है और आप इतनी खूबसूरत नेहा जी हमारे साथ हैं, तो क्यों ना एक प्यारी सी गज़ल हो जाए। तो सुनते हैं एक गज़ल और उसके बाद मिलवाते हैं आपको हमारे नए मेहमान से। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर को, तेरा निज़ाम है सिलदे
पहर के लिए ये एहतियात ज़रूरी है इस पहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और एक और नए मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं सौम्या शर्मा, जो बहुत ही अच्छी गायिका है। आपको बता दें कि सौम्या जो है स्टार प्लस सिंगिंग शो दिल है हिंदुस्तानी में अपने आवाज़ का जो जादू है वो बिखेर चुकी हैं और पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी अपनी एक अलग पहचान आपने बनाई है। सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में नमस्कार एमपी में। और सबसे पहले दर्शकों, आपको एक बार और हमारा नंबर दोबारा से बताना चाहूँगी क्योंकि हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। आप उन्हें कॉल करके अपने प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। 0755 हमारा STD कोड है, 2660049 ये हमारा फ़ोन नंबर है। टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए, 1800-233-0040 ये हमारा फ़ोन नंबर है। और सौम्या जी, आप हमारे शो में आई हैं और बहुत आपने हमारे देश का प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है और अपनी आवाज़ से आप सभी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। तो क्यों ना हम अपने अभी शुरुआत करते हैं आपकी सुरीली आवाज़ में एक गाने के साथ। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा जो पहला गाना जो मैं अभी गाने जा रही हूँ जी, तो संगीत में मेरी भगवान लता मंगेशकर जी उनके द्वारा गाया हुआ एक गीत आप सभी के सामने। जी। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। क्या बात है सौम्या जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा गाते हैं आप और आपने हमारे दर्शकों की जो मॉर्निंग है और ज़्यादा सुरीली कर दी है। सौम्या, किस उम्र से आपने संगीत के क्षेत्र में पदार्पण किया, किस एज से आपका आना हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बहुत छोटी थी, 2-3 साल की थी, तब से गाने सुनने का बहुत शौक़ था मुझे। और घर में किसी को समझ में नहीं आता था एक्चुअली कि मैं गा भी सकती हूँ, पर सबको लगता था कि हाँ बच्ची गाने की बहुत शौकीन है। धीरे धीरे कर मैं गाने लगी, पता नहीं चला किसी को भी। तब भी सब ऐसा सोचते थे कि हाँ सभी बच्चे ऐसे होते हैं, मस्ती करते हैं। पर एक बार स्कूल में असेंबली थी तो उसमें मैंने गाया, तो मेरी टीचर ने मेरे पापा मम्मा से बोला कि आप इसे प्लीज़ सिखाइए। जिसके बाद थोड़ा कोशिश किया, पर विदिशा ऐसी जगह है जहाँ पर हमें गुरु कम मिलते हैं और बहुत ढूंढने पर भी कोई मिला नहीं। जिसके बाद फिर घर पे सुंदरकांड हुआ जिसमें किसी ने एक बहुत प्यारा सा गीत गाया जो कि लता जी का ही है, तू कितनी अच्छी है। क्या बात है। और उस गाने को सुनकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छा गाना है, क्यों ना मैं गाऊँ इसे। पर वो बात भी टल गई। अगले दिन पापा उसी गाने को गा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि हाँ कुछ कमी लग रही है मुझे, और वो सेंस मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है। पापा से जब मैंने कहा तो पापा ने बोला कि अरे तुम्हें कैसे पता, तुम बताओ अच्छा गाकर। तो जब मैंने गाया तो पापा ने सीधे मुझे उन्हीं अंकल के पास ले गए जिन्होंने वो गाना गाया था। और उसके बाद फिर मैं शोज़ करने लगी। धीरे धीरे मुझे गुरु भी मिले। आशुतोष पाठक सर है विदिशा में, जी। और उसके बाद डॉक्टर अश्विना रांगड़ेकर मैम भी है भोपाल से।
तो ऐसे गुरु मिले, फिर मुझे रियलिटी शोज़ में जाने का मौका मिला, जिसके बाद दिल है हिंदुस्तानी आया और आज मैं आप सभी के सामने हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत आप देश और प्रदेश का नाम जो है हमारी रोशन कर रही हैं। विशाल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हमारी सौम्या हैं जो सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं उनके, और बच्चे भी अनुसरण करते हैं कि हमें सौम्या जी जैसा बनना है। लेकिन कहीं ना कहीं वही सोशल मीडिया बच्चों में नकारात्मकता का भी प्रभाव डालती है, उस बारे में भी हम जानना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो जब बच्चे करते हैं, हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का अभी ब्रेन ग्रोइंग एज पे होता है, वो अभी बन रहा है जी, उनकी हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट है ना जी। ब्रेन, मेंटल जो मस्तिष्क है और अपना फिजिकल सब चीज़ों में बच्चों पे असर डाल रहा है। अब ये क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब बच्चा छोटा है, सपोज 1 साल का बच्चा है, उसको पेरेंट्स आजकल मोबाइल दे देते हैं और अपने काम काज करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इस सोशल मीडिया का, मोबाइल का, टीवी का, इनको हम बोलते हैं स्क्रीन्स। कोई भी सोशल, मतलब टीवी हो गए, मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सब स्क्रीन्स की श्रेणी में आती है। तो इनसे बच्चों का मस्तिष्क विकास रुक रहा है। इवन हम देखें कि 2-2, 3-3 साल के बच्चे मम्मा पापा नहीं बोल रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसमें बात नहीं करते हैं, उसमें तो देख रहे हैं बस। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बात करने की एबिलिटी चली गई है। जी जी, कन्वर्सेशन। हाँ, जी, हाँ। कुछ ऑटिज्म टाइप की बीमारी भी इससे लिंक की जा रही हैं, जिसमें बच्चे का मस्तिष्क विकास नहीं हुआ। ये तो हो गए मस्तिष्क से रिलेटेड। बाकी छोटे बच्चे जब मोबाइल देख रहे हैं तो उनकी आंखों पे भी असर पड़ रहा है। रात में मोबाइल बच्चे देख रहे हैं तो स्लीप हैबिट्स भी, सोने की जो हैबिट्स हैं वो भी गड़बड़ हो गई हैं। देर रात सो रहे हैं जी, जी, जी। और पूरी स्लीप नहीं हो पा रही है, नींद बिल्कुल में भी सही गड़बड़ कहा हो गई। आपने कि कहीं ना कहीं जब ये बॉडी पे प्रभाव डालते तो भाई हमें मेंटल रिलैक्स भी देते हैं, जिसमें संगीत भी शामिल है और हमको अच्छा भी लगता है। सौम्या, आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सा गाना है जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है? वैसे तो एक गायक से आपने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है। जी जी। जो गाना मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिल्कुल लता जी का ही होगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि वो भी दर्शकों तक पहुँचे। जी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागी वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागी वफा में। रहे ना रहे हम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सौम्या। सौम्या, जब आप अभी संगीत सीखती हैं और अभी भी निरंतर आपकी जर्नी है, आगे बढ़ रही है, तो अभी क्या प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं और किन चीज़ों पर ज़्यादा काम हो रहा है? मेरे काफ़ी सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करंटली मैं लाइव शोज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ और भगवान की कृपा से बहुत लाइव शोज़ हो भी रहे हैं। क्या बात है। एंड काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स में भी मैं इन्वॉल्व हूँ, जी। जो कि आप सभी के सामने आएंगी और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। उसके अलावा मेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि एज अ सिंगर रियाज नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आशा जी के साथ सौम्या साथ में है। बहुत सारे बड़े बड़े हमारे संगीतज्ञ हैं जिनके साथ सौम्या आपने संगत की है, और कितना सुंदर आप देख रहे हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो किस तरह से आपको कैसा लगा जब आप सबके साथ गाते थे, उस स्टेज पर थे और सबसे मिलना होता था आपका? शुरू में जब मुझे पता चला कि मुझे इतने बड़े लेजेंड्स के साथ गाने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इनके सामने मैं टिक पाऊंगी कि नहीं, इनके साथ इनके आगे क्या, इनके थोड़ा आसपास भी मैं टिक पाऊंगी कि नहीं। पर जितने भी इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, सभी लोग आए और इतना
कंफर्टेबल सभी ने मुझे फ़ील कराया, जैसे कि मैं बिल्कुल उनके साथ अपने घर में बैठकर गा रही हूँ। जी। और सब ऐसे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जी। जैसे कि आशा जी हैं। तो सबसे ज़्यादा जब मैं नर्वस थी वो था आशा जी के सामने, क्योंकि उनके गाने मैं बचपन से गा रही हूँ। और लता जी, आशा जी तो मेरी भगवान हैं। बिल्कुल। और जब उनके सामने मैं गई तो मेरी आंखों में आंसू थे और बहुत नर्वस थी, पर उन्होंने इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फ़ील कराया, जिसके बाद फिर उन्होंने मेरी 2 चोटियाँ भी की। जी, ये भी बिल्कुल मैं आपसे पूछने वाली थी कि किस तरह का इंसिडेंट था जब आशा जी ने आपकी चोटियाँ बनाई थी? आशा जी ने मेरे बाल देखे और उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो नज़र ना लगे तुम्हें, तुम्हारे बाल सुंदर हैं। बिल्कुल। और उनको कहीं न कहीं मेरा गाना पसंद आया, क्योंकि कई बार लोग गाते तो हैं पर एक्सप्रेसिव नहीं होता है गाना। और बॉलीवुड में या फिर हम गाने को किसी भी रूप में अगर हम देखें तो अगर एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, सोल से सोल कनेक्ट नहीं हुआ, और हम बोलते हैं ना कि भगवान से नहीं जुड़ा गाना तो आपने क्या गाया। सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो उन्हें काफ़ी एक्सप्रेसिव लगा, जो कि एक बहुत रेयर क्वालिटी है सिंगर की, और जो कि मुझ में बचपन से रही है कहीं ना कहीं, ऐसा सभी बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल दिखाई भी दे रही है हमें भी और दर्शकों को भी। सौम्या, आशा जी के समक्ष आपने कौन सा गीत गाया था उस समय? आशा जी के सामने मैंने गाया था हवा के साथ साथ, जो कि आप बहुत फेमस सिंगर हैं हम बेनी लोग दयाल। चाहेंगे कि आप वो गीत भी हमें गुनगुना कर बताएं। जी, हालांकि ड्यूएट है बट मैं गाऊंगी। बिल्कुल। हवा के साथ साथ, खटा के संग संग, हवा के साथ साथ, अरे रे रे, खटा के संग संग, संभलना ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है सौम्या। और ये गानों का सिलसिला और आपसे बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। विशाल जी, किस तरह से सौम्या जो है इतनी ग्रोथ कर रही है और बच्चियों को इतना नाम रोशन कर रही है, हम बच्चों की प्रतिभा को किस तरह से जान सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उनको? बच्चों की प्रतिभा को जानना डिपेंड करता है पेरेंट्स, जो माता पिता हैं उनके नज़रिए पे, कि वो बच्चे के शुरू से ही, जब बच्चा स्टार्टिंग से चलना बोलना शुरू करता है, कुछ भी काम आप टास्क करवा रहे हैं वो शुरू करता है, तो वो उसको किस हिसाब से कर रहा है। जैसे कुछ बच्चों की प्रतिभा होती है पेंटिंग करने में जी, तो जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हैं वो शुरू से पेंटिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ बच्चे म्यूज़िक सुन के, गाने सुन के जी गुनगुनाने लगते हैं। बिल्कुल। तो अब ये पेरेंट्स अगर नोटिस करते हैं कि हमारा बच्चा, बिल्कुल जैसा कि सौम्या ने कहा कि बचपन से ये कला जो थी सिंगिंग की, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई देती थी। इस तरह से हर बच्चे में शायद इस तरह से, बिल्कुल हर बच्चे में अपना एक अलग टैलेंट है, लेकिन उसको पकड़ना, उसको निखारना, ये सब माता पिता की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और घर परिवार की जिम्मेदारी है। बच्चों पे कुछ भी थोपना, बच्चों को बोलना कि ये नहीं कर पाओगे, नकारात्मक जो सेंटेंसेस हैं वो नहीं बोलना है हमको। उनकी जो छोटी सी प्रतिभा आपको दिखी है उसको निखारने की कोशिश करें। क्या बात है, सही बात है, क्योंकि घर से ही हर चीज़ों की शुरुआत होती है, उसे पहचान कर ही हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। सो मैं अभी बहुत सारे शोज़ आपने किए, जब हमारे रामचंद्र जी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी आपके शोज़ काफ़ी रहे, तो बहुत भजन भी आपके बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो हम चाहेंगे एक प्यारा सा भजन भी जो है वो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए जी। जो एक भजन जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है सोशल मीडिया पर जी, और हमारे जो सीएम हैं उन्होंने भी पोस्ट किया था। क्या बात है। तो वो मैं सुनाना चाहूँगी जी, स्वागत है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, जम्बूद्वीपे
भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षीक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बहुत ही बढ़िया सौम्या, और ऐसा लगता है जब आपको सुनो कि कंटिन्यू आपको सुनते जाओ, और इसी तरह से आपकी आवाज़ बहुत मंत्रमुग्ध करने वाली है। सौम्या, आप संगीत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, वहीं पढ़ाई भी आपकी चल रही, तो किस तरह से आप अभी पढ़ाई में आपका किस तरह से क्या चल रहा है और कैसे बैलेंस आप करती हैं दोनों चीज़ें? मैं जहाँ जाती हूँ तो मुझे सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि आप कैसे बैलेंस करते हो पढ़ाई और म्यूजिक। क्योंकि ये और भी बच्चों के लिए प्रेरणा देने वाली चीज़ होगी कि हम एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत इजीली मैंने मैनेज किया है, नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं जब 6-7 क्लास में थी तो मैं शोज़ भी करती थी, रात को मैं 12-1 बजे घर आती थी, उसके बाद मैं होमवर्क करती थी, फिर मैं सुबह 6 बजे उठकर स्कूल भी जाती थी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में हम देखते हैं कि बच्चे नाना नानी के घर जाते हैं, पर वहीं मैं सीख रही होती थी, और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि आधा समय म्यूज़िक और आधा समय पढ़ाई को देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्कूल से आते से ही खाना खाकर रियाज़ करना और नए गानों की प्रैक्टिस करना, फिर पढ़ाई करना, होमवर्क करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए कलाकार सभी नहीं बन पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं खुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ से कि मैं इतना कर पाई, इतना ज़्यादा समय मैं संगीत को दे पाई, और इसी के कारण मेरा ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है और मेरा इम्प्रूवमेंट इतना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमें कोई मुकाम हासिल करना है तो दोनों चीज़ों को पर्याप्त समय देना होगा और डेडिकेशन के साथ दोनों ही चीज़ें करनी होंगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और बच्चों के लिए कि अगर वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, चाहे सिंगिंग की फील्ड हो, चाहे डांसिंग की हो, कोई भी फील्ड हो, लेकिन पूरे दिल से हमको काम करना होता है। तो सौम्या, अभी किस तरह से रूटीन आप मैनेज करती हैं, कितना रियाज़ होता है और कितनी पढ़ाई होती है? अभी एक्चुअली क्योंकि मैं स्कूल मेरा ख़त्म हो चुका है, तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है। प्लस मुझे बहुत स्कूल में भी काफ़ी कोऑपरेट किया गया है शुरू से ही, और कॉलेज में भी, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। ऑल्सो मैं बताना चाहूँगी कि स्कूल और कॉलेज में इतना कोऑपरेशन रहा है कि मैं म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा समय दे पाई हूँ आज तक। और अभी जो मेरा रूटीन है वो है, मैं क्योंकि शोज़ ज़्यादा करने लगी हूँ अभी, तो शोज़ के कारण मैं बाहर बहुत रहती हूँ, तो कॉलेज जाना कम हो पाता है। लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई को पर्याप्त समय देते हैं ना? बिल्कुल, पढ़ाई को पर्याप्त समय। अभी हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, रायसेन से वो जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पूर्वा जी, मैं आपका रेगुलर शो देखता हूँ, आपका शो बहुत बढ़िया है, आप बढ़िया बढ़िया जानकारी देते हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि आज के ज़माने में बच्चे जो खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ग्रोथ कैसे होती है? और आजकल तो और सरकार इतना मिलेट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और बच्चे हैं खाते ही नहीं है, उनको खाने के पीछे दिन भर उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, तो उनकी इम्यूनिटी ग्रोथ कैसे हो, उनके लिए क्या है, उसके लिए क्या कोई टीका वगैरह भी होता है, या कोई हम दवाई वगैरह प्रेफर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से बच्चों में जो है फूड हैबिट्स जी जी चंद्र प्रकाश जी, मेरे को आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ज़्यादातर माता पिता के मन में ये सवाल होता है कि हमारा बच्चा इवन शुरू से ही 1 साल से हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, और खेलने में या कुछ और जब भी खाना देते हैं तो हम मुंह फेर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन फिर वही बात आती है कि हम एज अ पेरेंट जो खान पान जो हैं उनको जो घर में हमारे खान पान आते हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन रखें। थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो देखते हैं कि घर में चिप्स आ रहा है, फास्ट फूड आ रहे हैं, तो वो
उन ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। तो पहली बात तो है कि हमें इन चीज़ को मंथ में, महीने में एक आध बार ही खाओ, अगर घर पे आप मंगा के खा रहे हो। बिल्कुल जी। तो ये चीज़ जब बच्चे को देखे, जब बच्चा ये देखेगा तो उसका घर के खाने की तरफ मन जाएगा। सही बात है, सही कहा आपने, क्योंकि ये हमारे परिवार पर भी निर्भर करता है कि हम किस तरह से बच्चों के खान पान पर दूसरी ध्यान देते चीज़ हैं। है इसमें कि आप जो है घर में ही अलग अलग तरीके के फूड्स बनाएं, जी उनको थोड़े से एंटरटेनिंग बनाएं। एंटरटेनिंग मतलब सही कहा कि बाहर का जो फूड है उसको हटाएं और घर में जैसे आप छोटा बच्चा है तो उसको स्टार शेप में रोटी बना दें, जी जी है ना, कुछ शेप्स में बना दें तो वो सही। बच्चों को अट्रैक्ट करेगा। जी। तो चंद्र प्रकाश जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या, अगर सौम्या संगीत के क्षेत्र में नहीं आती तो ऐसा कौन सा करियर था जो आपको बहुत पसंद था, क्या बनना पसंद करते? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो सोशल साइंस रहा है। क्या बात तो है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं म्यूज़िक नहीं करती तो मैं लॉयर बनती। क्या, बहुत ही बढ़िया। और क्या क्या आपके शौक हैं, क्या हैबिट्स हैं, इसके साथ क्या करते हैं आप संगीत के साथ साथ? जी, संगीत के साथ साथ एक्चुअली मुझे आई थिंक वैसे तो मेरा टाइम ही गाने में निकल जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। जी पर हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ में मुझे बैडमिंटन काफ़ी पसंद है। बहुत बढ़िया। मेरे घर में जो मेरे कज़िन्स हैं, मैं उनके साथ जब भी टाइम होता है तो हम बैडमिंटन खेलते हैं। उसके अलावा मैं सिर्फ फूड गाना वगैरह में भी कुछ कुकिंग या कुछ एक्स्ट्रा? कुकिंग एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला कभी। खाना कभी भी, पर मुझे इंटरेस्ट बहुत है, शौक मुझे बहुत है खाने का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर अभी आपने क्या सोचा, आप एक कहते हैं कि हमारा कुछ ड्रीम होता है, आपका क्या ड्रीम है आगे संगीत के क्षेत्र में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लता जी को अपना भगवान मानती हूँ, तो लता जी आज भी अगर वो दुनिया में नहीं है, पर उनका नाम ऐसा है कि कभी रिप्लेस नहीं हो सकता बिल्कुल है। वो हम सब की आत्मा में बसी हुई है ना। बिल्कुल। तो मैं वही चाहती हूँ कि मैं ऐसी सिंगर बनना चाहती हूँ कि भले ही मैं रहूँ ना रहूँ, पर लोग मुझे हमेशा याद रखें। जी जी जी। तो प्लेबैक सिंगिंग भी मैं करना चाहती हूँ, प्लस मैं म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, म्यूज़िक के साथ नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती हूँ। और क्योंकि मुझे म्यूज़िक से प्यार इतना है कि कुछ नया मैं करना चाहती हूँ जो दुनिया भी देखे कि जो किसी ने ना किया हो। सबसे पहले तो सौम्या, हम चाहेंगे कि आप एक हमारे जो बच्चे हैं जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए एक प्यारा सा संदेश दें कि वो किस तरह से इसमें अपना करियर बना सकते हैं, और फिर हम अपने कार्यक्रम का समापन भी आपके एक प्यारे से गीत के साथ करना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों के लिए तो आर्ट एक बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि ये आर्ट ऐसी फील्ड है कि जिसमें इंटरेस्ट बहुत जल्दी आता है हम सभी को, और सभी बहुत डेडिकेशन के साथ, मैं तो नहीं बोलूँगी क्योंकि बच्चों में चंचलता बहुत होती है, पर मेरे अंदर वो सिंसियरिटी शुरू से रही, इसलिए मैं कर पाई। और मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चों में टैलेंट दिख रहा है तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। मेरे पेरेंट्स ने मेरा टैलेंट पहचाना, और वैसे ही मैं चाहती हूँ मेरी तरह और बच्चे भी आगे बढ़े, और मैं भी कहीं ना कहीं देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी मुझसे बोलते हैं कि दीदी हमें आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है। हाँ। और मैं चाहती हूँ वो मुझसे भी अच्छा काम करे। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करिए। बिल्कुल बिल्कुल। झिझक बिल्कुल नहीं रहिए, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। तो सौम्या, आपका चलते चलते एक बहुत प्यारा सा गीत हमारे सारे दर्शकों के लिए। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है
लेकिन आप वही हैं जो सबके दिलों में राज कर रही हैं और सबको जो है मंत्रमुग्ध करते हुए निरंतर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका हमारे शो में आने के लिए, और धन्यवाद सौम्या जी। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और देश और प्रदेश दोनों का नाम रोशन करते रहिए। और आप सभी को भी हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी से नमस्कार। जगत के रचनाकार प्रभु ब्रह्मा, आपने मेरे लिए अति सुंदर नगरी का निर्माण किया है। मैं शिव महाकाल के रूप में इस नगरी अवंतिका में प्रकट होता हूँ। मुझे अवंतिका चाहिए। युक्ति और चातुर्य के बल पर मेरा भांजा दुर्योधन अवंतिका राज्य पे शासन करेगा। आप हमारे प्रिय भ्राता अग्रज हैं, किंतु कदाचित आप ये भूल जाते हैं कि अवंतिका के राजा आप नहीं, हम हैं। गांधार नरेश शकुनी, अवंतिका में आपका स्वागत है। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का